10.2 एक्सरसाइज पे थे, हम क्वेश्चन नंबर 11 तक कर चुके थे। ये क्वेश्चंस करने के बाद आपको समझ आ चुका होगा कि कभी भी अगर आप मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम आप कर रहे हैं, उसके लिए आपको उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी कंसेप्ट हैं, आपको सारे पता होने चाहिए। बहुत इजी एक्सरसाइज थी। सिर्फ जितने भी अभी तक हमने इक्वेशंस ऑफ लाइन पढ़ी थी या उससे पहले डिफरेंट वेज टू फाइंड स्लोप पढ़ा था, सिर्फ आपको वो पता होने चाहिए और दोनों के बीच रिलेशन आपको कैसे निकालना है, कैसे आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं, आपको वो चीज पता होनी चाहिए थी। अगर आपको इतना आता है तो उसके बाद ये चैप्टर करना, इसके कोई भी क्वेश्चन करना, इन कंसेप्ट से रिलेटेड, इन फॉर्मूले से रिलेटेड काफी इजी चीज होने वाली थी। चलिए जी, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। जिसने यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 11 तक अच्छी तरह से ट्राई किया होगा और अपने सारे कंसेप्ट्स, अपने सारे फॉर्मूले, इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, अगर जिसने अच्छी तरह से की होगी, उन लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करना बहुत इजी होगा। चलिए, जिनको नहीं हुआ, जिनसे नहीं हुआ, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, हम उनके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वाज क्वेश्चन नंबर 12। 12th क्वेश्चन क्या कहता है? हमेशा एक और चीज ध्यान रखना, जब भी आप कोई प्रॉब्लम समझ रहे हैं, जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कभी भी पूरा क्वेश्चन एक साथ नहीं पढ़ेंगे। हमेशा एक सेंटेंस पढ़ो, जितनी आपको बातें समझ आती है वो लिखना शुरू करो। इससे आपकी चीजें काफी इजी हो जाएंगी और आपको पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन का पूरा आइडिया हो जाएगा कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है जी, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, पर कब? जब आपके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है और एक्स और इंटरसेप्ट क्या था? इंटरसेप्ट वो था जब लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करती है, तो ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे जितना कट किया दैट वाज एक्स इंटरसेप्ट, एंड ओरिजिन से वाई पे जितना कट किया वो था वाई इंटरसेप्ट। तो क्वेश्चन क्या है कि एक लाइन जब वो पास कर रही है, उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो एक्स और वाई एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है। ठीक है जी, समझ आ गया। मतलब जितना एक्स एक्सिस पे कट किया उतना ही वाई एक्सिस पे कट किया। एंड पासेस थ्रू पॉइंट 2,3। और वो लाइन किस पॉइंट के थ्रू पास करती है? 2,3। चलिए जी, बना के देख लेते हैं। सपोज दिस इज माय ओरिजिन O, 1 2 3 1 2 3। ये है हमारा पॉइंट 2,3 और जो लाइन है वो 2,3 के थ्रू जा रही है और एक्स और वाई एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है। मतलब जब वो ऐसे पास हुई तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस दोनों बराबर थे। लेट्स से इसके डिस्टेंस को हम किससे डिनोट कर रहे थे? इंटरसेप्ट फॉर्म में, ए से, और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम किससे डिनोट कर रहे थे? बी से। पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए एंड बी बोथ आर डिफरेंट और दे आर सेम? दे आर सेम। चलिए, लेट द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस इज, x axis is equals to a, the intercept on y axis वाले को मैंने ले लिया b, but according to question, in question वो क्या कह रहा है कि a and b जो वो लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट करती है, both are equal, therefore I can say is equals to b। ठीक है जी, according to इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन अकॉर्डिंग टू इंटरसेप्ट फॉर्म है ax by a plus y by b is equals to 1। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। x by a, व्हाट इज a? a तो a ही है, प्लस y by b, पर b की वैल्यू क्या पता है मेरे को? b भी a के बराबर है, y by a is equals to 1। तो क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ x plus y is equals to a? कुछ नहीं किया, यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम a आ गया और इधर जाके वो मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारी इक्वेशन बन गई x plus y is equals to a। अब ध्यान से एक चीज नोट करेंगे, ठीक है, इक्वेशन तो बन गई, बट a is my variable, a is my variable। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? क्या आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं? हम छोड़ देते कब?
अब आप यहाँ पे आएंगे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये लाइन किस पॉइंट के थ्रू पास कर रही है, 2,3 के थ्रू पास कर रही है। हमने हमेशा पढ़ा है इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे those points will always satisfy the equation of line। फिर से ध्यान से सुनेंगे, every point which lies on this line, इस लाइन पे हर पॉइंट जो भी इस लाइन पे लाई कर रहा है वो पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब अगर मैं x की जगह, सपोज दिस इज माय पॉइंट 2,3, मतलब x को अगर मैं 2 पुट करूं, y को अगर मैं 3 पुट करूं, तो फाइनल आंसर किसके इक्वल आएगा, हमेशा a के इक्वल आएगा। यही तो मतलब हुआ कि जब भी इस लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट को आप यहां पे पुट करेंगे तो वो हमेशा लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। नाउ 2,3 lies on line, therefore it will always satisfy the equation of line। और इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है हमारे पास, x plus y is equals to a। चलिए जी पुट करते हैं, तो पुट x is equals to 2 and y is equals to 3। 2 plus 3 is equals to a, 5 is equals to a। इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ गई, 5। therefore इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी हो गई x plus y is equals to 5। ये a ही रहता अगर आपको इस लाइन पे कोई पॉइंट गिवन ना होता, क्योंकि लाइन पे पॉइंट गिवन था तो आपको ये दिखाना था कि अगर ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है तो ये इसकी इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। चलिए अब चलते हैं अपने 13th क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2,2। आपको उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 2,2 के थ्रू पास हो रही है एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। बिल्कुल ऐसा इक्वेशन है, एक लाइन है जो 2,2 के थ्रू पास कर रही है, ठीक है जी बिल्कुल सही, और इंटरसेप्ट जो कट कर रही है ऑन द एक्सिस, एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कट कर रही है उसके बारे में क्या दिया है। इस केस में तो वो दोनों इक्वल थे। नेक्स्ट में बोला गया है whose sum is 9। अब जो इंटरसेप्ट है वो इक्वल नहीं है, इंटरसेप्ट का सम इक्वल है। मतलब सपोज ये मेरी लाइन है, ये लाइन 2,2 के थ्रू पास कर रही है, ठीक है जी। अगर ये लाइन 2,2 के थ्रू पास कर रही है, यहां पे इसने कट किया a इंटरसेप्ट और यहां पे इसने कट किया b इंटरसेप्ट। यही हम पढ़ते आ रहे हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में। इधर इसने कट किया a और इधर इसने कट किया b। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि लाइन जो a और b है वो बराबर नहीं है पहले क्वेश्चन की तरह। सम ऑफ दीज टू इंटरसेप्ट इज 9, मतलब a plus b is equals to 9 है। therefore a is equals to 9 minus b। मैं दोनों का ये मतलब निकाल लूं, ठीक है जी, जो भी मैं समझ सकती थी मैंने इससे वो समझ लिया। चलिए अब शुरू करते हैं। अगर दो इंटरसेप्ट गिवन है तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए ऑब्वियसली हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन इज, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, बिल्कुल वही x by a plus y by b is equals to 1। नाउ a तो a ही रहेगा पर मैं b को पुट कर दूंगी, सॉरी या तो आप a को 9 minus b पुट कर दो या b को 9 minus a पुट कर दो। चलिए जी हम क्या करते हैं, हम a को 9 minus b पुट कर देते हैं। मैं ऐसा क्यों कर रही हूं, आपने हमेशा पढ़ा है एक वेरिएबल को सॉल्व करना इजी है किसी इक्वेशन में या दो को, तो एक वेरिएबल को, इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके जो दो वेरिएबल है वो किसी तरीके से एक में कन्वर्ट हो जाए ताकि हमारा क्वेश्चन करना इजी हो जाए। नाउ वी विल पुट a is equals to 9 minus b, x upon 9 minus b plus y upon b is equals to 1। आप इसको सॉल्व करेंगे कैसे, अगेन वही एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। ये बन गया bx plus y times 9 minus b upon 9 minus b into b is equals to 1। यही आ गया एलसीएम लेने के बाद। चलिए जी ये बन गया
bx प्लस 9y माइनस by इज इक्वल्स टू 9b माइनस बी स्क्वायर। यहां तक सही या गलत? यहां तक बिल्कुल सही। चलिए जी, अब एक और चीज देखते हैं। यहां पे ये जो 2.2,2 है, या तो मैं इसको क्या करूं, ये बन गया x, ये बन गया y का वेरिएबल, इसको चाहे मैं इकट्ठे लिख लूं, चलो छोड़ो, इसको मैं इकट्ठे लिख लेती हूं ताकि हमको ये फॉर्म बन जाए ax प्लस by इज इक्वल्स टू c। व्हाट इज ax? ax इज नथिंग बट bx प्लस मैंने 9 कॉमन ले लिया, 9 माइनस बी इंटू वाई इज इक्वल्स टू 9b माइनस बी का स्क्वायर। ये बन गई मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन। क्यों? क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसी तो होती है, x का वेरिएबल, x का जो आपका कोफिशिएंट है वो प्लस y का कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू जो कांस्टेंट टर्म है। चलिए अब ध्यान से देखेंगे, इस लाइन की इक्वेशन तो निकल गई इन टर्म्स ऑफ a एंड b, बट ये लाइन किस पॉइंट के थ्रू पास कर रही है? 2,2। अगर ये लाइन 2,2 के थ्रू पास कर रही है तो क्या ये लाइन, अगर मैं 2,2 को यहां पे पुट करती हूं तो क्या ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? हाँ जी बिल्कुल करेगा। नाउ पुट x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 2। क्यों पुट किया? क्योंकि दिस लाइन, बिकॉज पॉइंट 2,2 लाइज ऑन लाइन, वो लाइन पे लाई कर रहा है। चलिए जी, लाइन पे लाई कर रहा है तो ये बन जाएगा हमारा 2b प्लस 9 माइनस b टाइम्स y की वैल्यू क्या है हमारी 2 इज इक्वल्स टू 9b माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा इधर सॉल्व करती हूं ताकि ये पूरी तरह से सॉल्व हो जाए। ये बन जाएगा 2b प्लस 18 माइनस 2b इज इक्वल्स टू 9b माइनस बी स्क्वायर। 2b और 2b कैंसिल हो जाएंगे। आगे सॉल्व करते हैं, ये बन गया 9b माइनस बी स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल आई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म की होती है? x स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस by ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। चलिए मैं इस x के वेरिएबल को, स्क्वायर वाले को मैं पॉजिटिव बना देती हूं। वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद -1 ताकि ये प्लस बन जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 9b प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। यहां तक क्लियर है? सिंपल कैलकुलेशन है। चलिए अब क्या करेंगे, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और b की वैल्यू लेके आनी है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाते हैं, ये बन जाएगा b स्क्वायर माइनस प्लस या माइनस करके 9b बनना चाहिए और मल्टीप्लाई करके प्लस 18 बनना चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस बनना चाहिए और यहाँ पे प्लस, इसका मतलब आप दोनों जो आप जिस अगर 9b को स्प्लिट करोगे तो ऐसी दो चीजों में स्प्लिट करना है जिनका प्रोडक्ट बने प्लस 18 और प्लस या माइनस करके आए -9। तो वो एक ही केस होगा जब आप इसको लिखेंगे -6b माइनस 3b, क्योंकि -6 इंटू -3 इज -18 प्लस 18 सॉरी प्लस 18। चलिए जी आगे सॉल्व करते हैं। कॉमन ले लेंगे b माइनस 6, इधर भी आ जाएगा b माइनस 6, इधर आ जाएगा -3। सॉल्व करने के बाद दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा b माइनस 3 इंटू b माइनस 6 इक्वल टू 0। या तो b 3 के इक्वल होगा या b 6 के इक्वल होगा। ठीक है जी। अगर b की दो वैल्यूज होंगी तो a की भी कितनी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी? तो कैसे, यहां पे चेक करेंगे। फर्स्ट केस है केस 1 व्हेन b इज इक्वल्स टू 3। अगर b 3 है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? ऑब्वियसली 6, क्योंकि सम 9 है। केस 2 क्या होगा? व्हेन b इज इक्वल्स टू 6 तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3। तो दिस इज आवर आंसर। क्लियर है जी? तो इस तरीके से हमने अब क्या निकल जाएगा, इक्वेशन क्या निकल जाएगी आपकी इसकी? पूछा क्या था? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। एक बार देखते हैं क्या पूछा गया था। हाँ जी, इक्वेशन ऑफ लाइन पूछी गई थी। चलिए जी, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए आपका a भी निकल आया और b भी निकल आया। मैं पुट कर लेती हूँ x बाय a
लेट्स से a is 3 प्लस y by 6 is equals to 1। आप इनका एलसीएम ले लेंगे, ये बन जाएगा 2x प्लस y is equals to 6। आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी 2x प्लस y is equals to 6 या 2x plus y minus 6 is equals to 0 is equation of your line। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which is question number 14। सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं, काफी इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2। आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, ठीक है, पर वो किसके थ्रू पास कर रही है? 0,2 के। हम ड्रॉ ही कर लेते हैं। 0,2 कौन सा पॉइंट होगा? 0,2 will be this, जहां पे x 0 है। x कौन सी एक्सिस पे 0 होता है? x is 0 on y axis, making an angle of 2 pi by 3 with positive x axis। 2 pi by 3 अगर आपको याद हो, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2 pi by 3 का मतलब क्या है? pi by 3 is nothing but 60 डिग्री। 60 into 2 is nothing but 120। 120 is acute angle और obtuse angle। obtuse angle है तो लाइन कैसे जा रही होगी? ऐसे ही कुछ जा रही होगी, ताकि ये यहाँ पे कितने का एंगल बना ले? 2 pi by 3 का। चलिए ये हमने देख लिया, मेकिंग एन एंगल ऑफ 2 pi by 3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। क्या आप निकाल लेंगे? हाँ जी, बहुत इजी है। हमेशा बोला है पार्ट वाइज, जितना पूछा है पहले उसका आंसर निकालो, ताकि आपको क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। चलो पहले आपको लेट्स से दिस इज L1, इस L1 की इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ L1 कैसे निकालेंगे? इक्वेशन निकालने के लिए 2 pi by 3 आपको एंगल गिवन है, ठीक है, एक पॉइंट गिवन है और एंगल गिवन है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल गिवन है, क्या आपका इससे स्लोप निकल आएगा? हाँ जी बिल्कुल। तो क्या अगर स्लोप निकल आया और पॉइंट गिवन है, स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकल आएगी? हाँ जी बिल्कुल निकल आएगी। चलिए स्लोप ऑफ L1 क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू m1 में इसको मान लूं, स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा। tan थीटा इज tan 2 pi by 3। ट्रिग्नो आपको याद हो तो 2 pi by 3 कैसे निकालते हैं? वैसे तो 2 pi by 3 इज नथिंग बट 120 डिग्री। इसको मैं pi minus pi by 3 भी लिख सकती हूँ, अगर आपको याद करने में, अगर आपको एंगल की वैल्यू नहीं याद तो tan 2 pi by 3 can be written as tan pi minus pi by 3। अब ध्यान से देखेंगे, ये बन गया एलाइड एंगल pi minus pi by 3। एलाइड एंगल का कांसेप्ट पढ़ा था। क्या पाई पे किसी भी टी रेशो की वैल्यू बदलती है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं बदलती। pi minus pi by 3 is which quadrant? is second quadrant। second quadrant में tan पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, तो it becomes minus tan pi by 3। pi by 3 is tan 60। tan 60 की वैल्यू √3, बट नेगेटिव है तो हमारा स्लोप निकल गया -√3। नाउ point is 0,2 and slope is -√3, therefore using which form? point slope form। point slope form से इक्वेशन ऑफ लाइन आपकी आ जाएगी y minus y1 is equals to m x minus x1। यही होती थी लाइन की इक्वेशन, जब आपको एक पॉइंट गिवन है और लाइन की स्लोप गिवन है। चलिए y minus what is y1 is 2, what is value of m? -√3। x minus x1 is 0, तो मैं इसको x ही रख लेती हूँ। तो आपकी इक्वेशन बन गई y plus √3 x is equals to -2 है, इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो आपकी ये किसकी इक्वेशन आ जाएगी? L1 की इक्वेशन आ गई। चलिए जी, ये तो अभी क्वेश्चन का हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है। आगे चलते हैं। Also find equation of line parallel to it। और क्या कह रहा है? इसी लाइन के पैरेलल एक लाइन है जिसकी इक्वेशन निकालनी है। तो पैरेलल कैसे भी हो सकती है, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जब आपको लगे क्वेश्चन में सफिशिएंट डेटा नहीं है नोट करने के लिए। आगे चलते हैं।
parallel to it and crossing the y-axis at distance of 2 unit below the origin। और कहता जो लाइन है जो इसके पैरेलल है तो y-axis को कहां पे कट करती है? 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। बिलो द ओरिजिन मतलब -2 पे कट कर रही है। मतलब अगर ये लाइन ऐसी है तो दूसरा ऐसा ही होगा। अब मेरे को ये समझ आ गया। नाउ L1 is parallel to L2 if this is L1, this is L2। गिवन क्या है? L1 is parallel to L2। ठीक है जी, अगर L1 L2 के पैरेलल है तो आपको पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। If two lines are parallel, their slope will always be equal। Therefore, slope of L2 will be equal to slope of L1। L2 की स्लोप L1 की स्लोप के इक्वल होनी चाहिए। तो m2 is equals to m1 is equals to -√3। स्लोप तो निकल आया। अब क्या आपको इस दूसरी लाइन पे पॉइंट गिवन है? हाँ जी बिल्कुल गिवन है, 0, -2। चलिए इसकी इक्वेशन निकालते हैं। अगेन यही, नाउ यूजिंग 0, -2 एंड स्लोप, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाएगी? अगेन वही y माइनस y1 क्या है हमारे पास? -2। ये बन जाएगा y + 2 इज इक्वल्स टू m इज नथिंग बट -√3, x माइनस x1 क्या है? 0 है। तो मैं इसको लिखती नहीं हूं, मैं इसको सीधा -√3 कर लेते हैं। चलिए तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन गया? y + √3x इज इक्वल्स टू -2। ये बन गई आपकी दूसरी लाइन की इक्वेशन। बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो हमारी पहली लाइन की इक्वेशन बन गई y + √3x इज इक्वल्स टू 2। या आप x के कोफिशिएंट को पहले लिख लेंगे और y को बाद में लिख लेंगे। चलिए जी, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 15। 15th क्वेश्चन कह रहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन, perpendicular from origin to a line meet it at point -2, 9। origin से perpendicular है किसी एक लाइन पे, और the perpendicular from the origin to a line एक लाइन पे perpendicular है, और जो perpendicular आपने origin से ड्रॉ किया on the line वो कहां पे मीट कर रहा है? -2, 9 पे। चलिए -2, 9 मतलब -2 इधर 9 इधर, मैं इधर 1 2 3 4 5 6 8, लेट्स से दिस इज 0.9 एंड दिस इज -2। मैं इसको ले लेती हूँ -2, 9। -2, 9 पे मीट करता है। ठीक है जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। लेट्स से मैं इसको थोड़ा सा इधर ड्रॉ कर लेते हैं। मैं यहां पे मान लेती हूं कि पॉइंट है 9 और ये है -2। ये बन गया हमारा -2, 9 और ये हमारी लाइन है, और ये जो परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0, 0, ओरिजिन से परपेंडिकुलर जब इस लाइन पे फॉल किया L1 पे, तो वो लाइन को कहां पे मीट किया उसने? -2, 9 पे। अगर उस ओरिजिन से परपेंडिकुलर ने ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया -2, 9 पे, तो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, यही बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन बिल्कुल सही चीज है। ऐसा अगर आपको याद है, आपने ये ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी किया है। अब ध्यान से देखेंगे, आपको टू फाइंड इक्वेशन ऑफ L1 की इक्वेशन निकालने के लिए आप ध्यान से देखेंगे -2, 9 इस लाइन पे भी लाई कर रहा है और इस लाइन पे भी लाई कर रहा है। लेट्स से दिस इज L2, तो -2, 9 लाइज ऑन L1 एज वेल एज ऑन L2। अब इक्वेशन निकालने के लिए आपको या तो 2 पॉइंट गिवन हो या 1 पॉइंट और स्लोप गिवन हो। चलिए, इस लाइन का आपको पॉइंट तो गिवन है, पर क्या स्लोप गिवन है? नहीं जी, स्लोप तो नहीं गिवन। क्या आप इसकी स्लोप निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं? ध्यान से देखेंगे। अगर these two lines are perpendicular, तो इनकी स्लोप में रिलेशन है क्या? इनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो क्या आप, सपोज दिस इज O एंड दिस इज A, क्या आप
OA की स्लोप निकाल सकते हैं? हाँ जी निकाल सकते हैं। कैसे? ये O एक पॉइंट है, A दूसरा पॉइंट है, 2 पॉइंट फॉर्म से आप L2 की स्लोप निकाल सकते हैं। टू फाइंड स्लोप ऑफ L2 कैसे निकलेगी? क्योंकि ये भी पॉइंट गिवन है, ये भी पॉइंट गिवन है, एक ही लाइन पे 2 पॉइंट गिवन है, आप स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ L2 हो गई y2 minus y1 9 minus 0 अपॉन x2 minus x1 minus 2, ये बन गया 9 by minus 2 which is nothing but minus 9 by 2। आप इसको चलो minus 9 by 2 लिख लो, ये बन गया स्लोप ऑफ L2। तो क्या आप इससे स्लोप ऑफ L1 निकाल सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा, या दोनों की एक की स्लोप दूसरी का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। तो स्लोप ऑफ L1 क्या निकल जाएगा? 2/9। तो स्लोप ऑफ L1 क्या निकलेगा? 2/9 निकल जाएगा। चलिए जी आगे देखते हैं। अब L1 का स्लोप आ गया 2/9 और ये किस पॉइंट पे लाई कर रहा है? -2.9 पे। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सी लाइन? L1 यूजिंग स्लोप एंड पॉइंट। पॉइंट किस पे? उसी लाइन पे जो पॉइंट लाई कर रहा है, और उस लाइन पे कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है? -2,9 लाई कर रहा है। चलिए तो कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, विच इज y minus y1 is 9 is equals to m is 2/9, x minus x1 is -2, तो ये बन जाएगा +4। हाँ जी, y minus 9 is equal to 2/9, x plus 4 की जगह इट इज x plus 2 क्योंकि ये 2 था। चलिए आप सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 9y minus 81 is equals to 2x plus 4। सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 2x। अगर इस इक्वेशन को आप नॉर्मल जो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन है उसकी फॉर्म में लिखते हैं तो ये बन जाएगा 2x minus 9y is equals to -81 minus 4 is nothing but -85। तो दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ लाइन। तो सारे क्वेश्चंस आपने देख लिया होगा, काफी इजी है, कुछ नई चीज नहीं है कि इसमें कुछ नया है कुछ मुश्किल है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ कॉपर रॉड इज अ लीनियर फंक्शन। चलो इसमें एक नई चीज आ गई है, लीनियर फंक्शन। आपको लीनियर भी पता है, फंक्शन भी पता है, तो वैसे अगर कभी आ जाए इट इज अ लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन इज नथिंग बट एक ऐसा फंक्शन जो जिसमें लीनियर, अब लीनियर क्या होता है? जिसमें इन डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 1। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देके बताती हूँ। सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है जो है x plus 2y, यहां पे अब ध्यान से देखेंगे। सपोज देयर इज एन इक्वेशन x minus y is equals to 2। ये मेरी इक्वेशन है। अब जब मैं बोल रही हूं लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन क्या होता है? पहली बात, लीनियर का मतलब डिग्री 1। क्या आपको यहाँ पे डिग्री 1 दिख रही है? हाँ जी ठीक है जी, डिग्री 1 दिख रही है। एक छोटा सा एग्जांपल, सपोज मैं बोलूं कि एक टेम्परेचर बढ़ाने से किसी वायर की लेंथ बढ़ रही है, दैट इज अ लीनियर फंक्शन। कैसे? क्योंकि टेम्परेचर का सिंपल टेम्परेचर है, उसका स्क्वायर नहीं है, उसका क्यूब नहीं है, और लेंथ का भी ना स्क्वायर है ना क्यूब है, उसका सिर्फ लेंथ बढ़ रही है, उसका एरिया नहीं बढ़ रहा है। चलिए x minus y is equals to 2, मैं लिख सकती हूँ x is equals to 2 minus y। दिस इज अ लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन इन x and y, लीनियर फंक्शन इन x and y। हो क्या रहा है? x बदलेगा तो ऑटोमेटिकली किसकी वैल्यू भी बदल जाएगी? y की वैल्यू। पर इसमें ध्यान से देखेंगे, x को हम कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट, y इज इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? y पे। x इज 2 minus y। अब x में मैं y में कोई भी वैल्यू रखूं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x हमारा बदल जाएगा। तो इसमें हमेशा एक फंक्शन होगा डिपेंडेंट फंक्शन, एक होगा इंडिपेंडेंट, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं -y is equal to 2 minus x, या y is equals to x minus 2। तो यहाँ पे उल्टा हो गया। तो
हमेशा याद रखना लीनियर फंक्शन में वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट। एक के बदलने से दूसरे की वैल्यू बदलती है। तो यही हम करने वाले हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए जी, द लेंथ ऑफ कॉपर रॉड इज लीनियर फंक्शन। लेंथ ऑफ कॉपर रॉड लीनियर फंक्शन है ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बदला तो लेंथ ऑफ कॉपर रॉड भी बदल जाएगी। मतलब लेंथ किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। चलिए जी, इन एन एक्सपेरिमेंट इफ L इज इक्वल्स टू 124.942, L की वैल्यू इतनी है कब? व्हेन C इज इक्वल्स टू 20। अगर लीनियर फंक्शन है तो क्या मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट कर सकती हूँ? हाँ जी बिल्कुल। सपोज यहां मैं अपना टेम्परेचर प्लॉट कर रही हूं और इस एक्सिस पे मैं अपना लेंथ प्लॉट कर रही हूं। अब कह क्या रहा है कि जब आपका टेम्परेचर इन किसमें? सेल्सियस में, व्हेन टेम्परेचर इज 20, देन लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज लेट्स से 124.942। तो मैंने लेंथ को इस साइड प्लॉट कर दिया और टेम्परेचर को इधर प्लॉट कर दिया। तो टेम्परेचर इज ऑन एक्स एक्सिस एंड लेंथ इज ऑन वाई एक्सिस। तो अगर मैं इस पॉइंट का नाम लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगी? 20, 124.942 and when C is 20, L is this, और when C is 100, C 20 था, L की वैल्यू ये दी थी, C ये है। L की वैल्यू कह रहा है 125.134 है, जब C की वैल्यू 110 है। सपोज यहाँ पे C की वैल्यू 110 है तो ये बन जाएगा 110, क्योंकि मैं लेंथ को इस साइड प्लॉट कर रही हूँ y एक्सिस पे, तो ये भी कहीं ना कहीं आएगा। तो जब टेम्परेचर इज 110 तो आपका लेंथ आ जाएगा 125.134। अगर ये लीनियर है तो ऑब्वियसली इट विल फॉर्म अ लाइन। हमेशा पढ़ा है जब भी कोई लीनियर फंक्शन होगा तो वो क्या बनाएगा? दैट ऑलवेज रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो सीधा सीधा अगर मैं अपने टेम्परेचर को प्लॉट करूं ऑन एक्स एक्सिस और लेंथ को प्लॉट करूं ऑन वाई एक्सिस, तो व्हेन माय टेम्परेचर इज 20 तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ है 124.942 एंड व्हेन आवर टेम्परेचर इज 110 उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी जो लेंथ है दैट इज 125.134। बड़ा सिंपल सा कांसेप्ट है। नाउ इट इज अ लीनियर फंक्शन, इट विल ऑलवेज डिनोट अ स्ट्रेट लाइन। अब पूछ क्या रहा है? अब कह रहा है क्वेश्चन में एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C। L को किसके टर्म्स में आपको रिप्रेजेंट करना है? C के टर्म में। चलिए जी, तो x एक्सिस को अभी जो पहले जो मैं x लिख रही थी, x की जगह मैं क्या लिखूंगी? C, क्योंकि x एक्सिस पे किसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो? टेम्परेचर को। और y एक्सिस पे आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो? लेंथ को। तो नथिंग विल चेंज, x की जगह सिर्फ C आ जाएगा, y की जगह L। अदरवाइज y एंड x आर ऑलवेज वेरिएबल, उसकी जगह आप a भी ले सकते हो, c d जो भी आपको लेना है। अब हम उसकी जगह c एंड l ले रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे, अब आप ध्यान से एक चीज नोट करना, जब भी आप किसी लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हो तो वो इक्वेशन क्या होती है? वो इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। कौन से वेरिएबल्स? एक ये वेरिएबल जिसको आप x एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, दूसरा वो वेरिएबल जिसको आप y एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हो। पूछा कुछ और है, पूछा किस तरीके से? राइट L इन टर्म्स ऑफ C। अदरवाइज अगर ये सीधे अक्षरों में कहता, सीधे वर्ड्स में कहता तो ये होता फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो चाहे आपको बोले फाइंड C इन टर्म्स ऑफ L, फाइंड L इन टर्म्स ऑफ C, चाहे बोले राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, बोथ और ऑल द थ्री आर वन एंड द सेम थिंग। चलिए जी, अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन आपको निकालने के लिए बोलूं तो आप क्या करेंगे? लाइन की इक्वेशन क्या होती थी? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। अब ध्यान से देखेंगे आपको क्या निकालना है? आपको m निकालना है, स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन निकालने का तरीका, व्हेन 2 पॉइंट्स ऑन लाइन आर गिवन, मैं इधर निकाल रही हूं। सो स्लोप निकालने का तरीका है 125.134 minus 124.942 divided by x2 minus x1, 110 minus
20। सिंपल सा ये किसका तरीका हो गया आपका स्लोप ऑफ लाइन निकालने का, विच इज m इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1। ये हमारा स्लोप निकालने का तरीका हो गया। चलिए जी, अगर ये स्लोप निकालने का तरीका है तो आप सीधा इसमें जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, इसको आप माइनस कर देंगे, दिस इज 0.192 अपॉन 100 माइनस 20 इज नथिंग बट 90। तो ये मेरा स्लोप निकल आया। इसको आपको फर्दर सॉल्व नहीं करना है, आप इसको ऐसे ही सिंपल रहने देंगे। चलिए जी, स्लोप निकल गया हमारा 0.192 अपॉन 90। अब अगर मैं यहाँ पे स्लोप पुट करूं और यहाँ पे मैं किसी भी पॉइंट की वैल्यू पुट करूं, आप x1 y1, इसको भी x1 y1 ले सकते हो, आप इसको भी x1 y1 ले सकते हो, आपकी मर्जी है। चलिए जी, अगर मैं इसको लूं तो ये बन जाएगा y माइनस y1, y1 इज नथिंग बट 124.942 इज इक्वल्स टू m इज 0.192 अपॉन 90, x माइनस x1 हमारा हो जाएगा 20। आपने क्या किया है, कुछ भी नहीं, सिंपल आपने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड L इन टर्म्स ऑफ C। मतलब मैंने क्या बोला था, y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, L को, x की जगह क्या आ जाएगा C, रिप्रेजेंट L इन टर्म्स ऑफ C। इसका सीधा सा मतलब होता है एक तरफ L है, बाकी सारा दूसरी साइड है, तो L इज इक्वल्स टू 0.192 अपॉन 90 C माइनस 20। ये इधर माइनस हो रहा था, इधर जाके ये हो जाएगा 124 प्लस 942। दिस इज आवर आंसर। ये आंसर तब आएगा जब आप ये पॉइंट ले रहे हो। अगर ये पॉइंट ले रहे हो तो वैल्यूज बदल जाएंगी, अदरवाइज सब चीजें सेम रहेंगी। सिंपल, आपने लीनियर फंक्शन को वही समझना है जो अभी तक हम कर रहे थे। लीनियर फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है जहां पे दो वेरिएबल्स के बीच कुछ रिलेशन होता है। अब आप इसको नोट करेंगे, अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। चलिए, our next question is question number 17. 17 क्वेश्चन कह रहा है, owner of a milk store finds that he can sell 980 liters of milk each week at rupees 14 per liter. अच्छा जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, जब वो 14 पर लीटर, रुपीस 14 पर लीटर मिल्क की सेल करता है तो वो 980 लीटर सेल करता है, और जब एंड 1220 लीटर्स ऑफ मिल्क, 1220 लीटर्स कब सेल करता है, जब 16 पर लीटर है। Assuming a linear relation between selling price and demand. अब again it is a linear function, मतलब दोनों जो सेल है, कितने पर लीटर वो सेल कर रहा है और कितना टोटल क्वांटिटी सेल कर रहा है, उसके बीच रिलेशन है। How many liters could he sell weekly at rupees 17 per liter? Again it is a linear function, तो मतलब मैं इसको भी अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, सपोज ऑन एक्स एक्सेस मैं अपना इसका प्राइस को रिप्रेजेंट कर लेती हूं, यहां पे मैं प्राइस को रिप्रेजेंट कर लेती हूं ऑन एक्स एक्सेस, और टोटल क्वांटिटी को मैं रिप्रेजेंट करती हूं ऑन वाई एक्सेस। तो जब 14 था, सपोज मैं यहां पे मान लेती हूं 14, क्योंकि x एक्सिस है तो x का वेरिएबल पहले आएगा। अगर 14 था तो कितना लीटर था, 980 लीटर। सपोज 14 के बाद 16 हुआ, 16 पे लीटर्स बन गए 1220। अब आपसे उसने इक्वेशन निकालने के लिए नहीं कहा है, अब कहा है कि अगर रेट हो जाए 17 रुपीस पर लीटर तो वो कितनी सेल करेगा। अब ध्यान से देखेंगे, अगर इट इज अ लीनियर फंक्शन, ऑब्वियसली इट विल रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, इट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। चलिए जी, मैं अगर प्राइस को डिनोट करूं एक्सेस के साथ, x वेरिएबल से, और अगर मैं क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करूं विद y वेरिएबल, तो x एंड y वही जो हम पहले से करते आ रहे थे। आई एम रिप्रेजेंटिंग x एक्सिस पे मैं प्राइस को रिप्रेजेंट कर रही हूं और y एक्सिस पे मैं उसकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही हूं।
तो बेसिकली अगर ये लीनियर फंक्शन है बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड मतलब क्वांटिटी, तो वो इसी पॉइंट लाइन के थ्रू पास करेगा। 14.980 एक पॉइंट हो गया और 16.1220 दूसरा पॉइंट हो गया। चलिए जी, अगर ये एक लाइन है तो लाइन की इक्वेशन भी होगी, ठीक है जी। नाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर मैं इसको L1 नाम दे दूं तो मैं L1 की इक्वेशन निकाल लेती हूँ। L1 की इक्वेशन निकालने के लिए 2 पॉइंट फॉर्म से आपको स्लोप पता होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्लोप निकाल लेती हूँ। स्लोप इज नथिंग बट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही हमारी स्लोप होती है। ये बन गया 40 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 20। हमारा जो स्लोप आ गया ऑफ दिस लाइन इज 20। अगर स्लोप हमारी 20 आ गई तो चलिए जी ध्यान से देखते हैं। सॉरी इट्स 980 ना, ये 240 आ गया, तो स्लोप हमारी आ गई 120। स्लोप 120 आ गई, चाहे आप इसमें प्लॉट कर लो, 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल लो, चाहे पहले स्लोप निकाल लो। अब इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालनी है आपने, 2 पॉइंट फॉर्म से या पॉइंट स्लोप फॉर्म से? पॉइंट स्लोप फॉर्म से। चलिए जी वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं, तो ये बन जाएगा y माइनस y1, चलो मैं इसको ले लेती हूँ, 980 इज इक्वल्स टू m की वैल्यू पुट कर लेते हैं। m आ गया हमारा 120, x माइनस x1 क्या है हमारा 40, ये हमने वैल्यू पुट कर ली। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अगर मैं 17 प्राइस रखूं वीकली तो कितना उसको सेल, कितना लीटर्स मिल्क सेल होगा। तो प्राइस 17 है, प्राइस गिवन है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या निकालनी है, क्वांटिटी निकालनी है। तो क्वांटिटी किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y से। तो इसका मतलब आपको y को एक तरफ रखना है, बाकी सबको एक तरफ लेके जाना है, ताकि आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कैलकुलेट कर पाए। चलिए जी, तो y इज इक्वल्स टू 120 x माइनस 14 प्लस 980, यही होगा। नाउ क्या कह रहा है, पुट प्राइस, चाहे मैं प्राइस बोल दूं चाहे मैं x बोल दूं, कितना 17। प्राइस को अगर आप 17 पुट करोगे तो आप ये बताओ कि आपका क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना सेल होगा। चलिए जी, तो y इज इक्वल्स टू 120 17 माइनस 14 प्लस 980, y इज इक्वल्स टू 120 17 माइनस 14 इज 3, ये बन गया 360 प्लस 980 1340 लीटर्स ऑफ मिल्क। कब, जब आपका प्राइस कितना होगा वीकली 70। जब 17 पर लीटर से वो मिल्क सेल करेगा तो उसका जो लीटर ऑफ जो क्वांटिटी आएगी, जो उसकी डिमांड आएगी, दैट विल बी 1340 लीटर्स। बड़ा सिंपल था, उसी पे बेस्ड था। दो क्वेश्चन जिसमें कंसेप्ट बिल्कुल सेम यूज हो रहे हैं, बस क्या चीज वेरी कर रही है, उसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है और दूसरा क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है और क्या निकालना है चीज सेम है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपने निकालना क्या है और उसका मेथड क्या होना चाहिए। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपने 18th क्वेश्चन की तरफ। 18th क्वेश्चन कह रहा है PAB इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, ठीक है जी, अभी तक ये पता चला PAB इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सेस। वैसे ही चलो बना लेते हैं, दिस इज आवर लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सेस, ये मैंने लाइन बना दिया। चलो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स होते हैं, तो चलो दिस इज आवर लाइन सेगमेंट, PAB is midpoint of line segment between the axes। इसको मैं अगर नाम दे दूं A, B, कैपिटल A कैपिटल B, यहां पे इस लाइन AB का मिड पॉइंट है विच इज पॉइंट P, और मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कह रहा है A, B है। शो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन, टू शो इक्वेशन ऑफ लाइन is x by a plus y by b
इज इक्वल्स टू 2। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन है कि एक्सिस के बीच, एक्सिस कौन कौन सी होती हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच एक पॉइंट है, उसका मिड पॉइंट है। हमने लाइन सेगमेंट ले लिया ए कॉमा बी, ए और बी, विच इज लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस, कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच। अब कह रहा है दिस पॉइंट पी ए बी इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है। ए बी इज लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। इन एक्सिस के बीच, इन एक्सिस को जोड़ता हुआ जो लाइन सेगमेंट है उसका ये मिड पॉइंट है। अब कह रहा है प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ लाइन इज x by a plus y by b is equals to 2। चलिए, सपोज if this is b, let the coordinates of b are, क्योंकि b point lies on x axis तो ऑब्वियसली इसके y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो मैं x एक्सिस लिख लूं x, 0 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ y एक्सिस आर 0, y। इसका कोऑर्डिनेट हो गया x, 0, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0, y। अगर आपको इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता है, अगर सपोज आपको ये a और b दोनों के कोऑर्डिनेट पता है, इसका कोऑर्डिनेट है 0, y, इसका कोऑर्डिनेट है x, 0 और यहाँ पे इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो क्या आप इन दोनों को यूज करके इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं? हाँ जी, बड़े इजीली निकाल सकते हैं यूजिंग मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर मैं मिड पॉइंट इसका फॉर्मूला यूज करूं यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा PAB will be equal to x1 plus x2 which is x plus 0 by 2, y1 plus y2 by 0, 0 plus y by 2। तो यहां से आपको ये समझ आ गया, a की वैल्यू आ गई x by 2 और b की वैल्यू आ गई y by 2। यहां तक कोई कंफ्यूजन? हमने क्या किया, कुछ भी नहीं, a और b के कोऑर्डिनेट ले लिए। हमसे यही बोला हुआ था ए बी जो है लाइन सेगमेंट, उसका मिड पॉइंट दिया था, मैंने ए और बी के कोऑर्डिनेट लेट कर लिए। लेट करने के बाद मैंने उसका मिड पॉइंट फॉर्मूला से इसके इक्वेट कर दिया, क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला से जो कोऑर्डिनेट निकलेंगे और जो ऑलरेडी गिवन है दोनों बिल्कुल सेम होंगे, हमने निकाल दिए। अब कह रहा है शो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन इज x by a plus y by b is equals to x by a plus y by b is equals to 2। अब हम क्या करेंगे, आपका a निकल गया x by 2 और b निकल गया y by 2। अब ध्यान से देखेंगे, क्या मैं इस x की वैल्यू निकाल सकती हूँ यहां से? हाँ जी बिल्कुल, x आ जाएगा 2a और यहां से y आ जाएगा 2b, तो इसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा 2a, 0 और इसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा 0, 2b। अब आपके लाइन के कोऑर्डिनेट निकल आए। अब आपसे पूछा क्या हुआ था, लाइन की इक्वेशन। अब अगर लाइन के कोऑर्डिनेट पता है तो इक्वेशन निकालने के लिए पहले स्लोप निकाल लें। यहीं पे मैं लिख लेती हूँ स्लोप ऑफ ए बी कैसे निकलेगी, m2 y2 minus y1 0 minus 2b upon x2 minus x1 which is minus 2b upon 2a minus b by a is our slope। ठीक है, स्लोप निकल गई। नाउ यूजिंग which form, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करते हैं, देखते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे y माइनस, कोई भी पॉइंट यूज कर लो, चलो मैं ये यूज कर लेती हूँ, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m क्या आ गया हमारा, माइनस b बाय a, x माइनस x1 is nothing but x minus x1 is nothing but सॉरी 2a, x की वैल्यू है हमारी 2a। चलिए ये बन गया। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं ay इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये 0 है तो ये सिर्फ इससे मल्टीप्लाई होगा a, ये बन जाएगा ay, 9y लग रहा है, इट्स ay इज इक्वल्स टू माइनस bx प्लस 2ab।
चलिए जी, मैं इस माइनस बी एक्स को इधर ले आती हूँ, ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू 2ab। आप ध्यान से कंपेयर करेंगे, आपको यहाँ पे 2ab चाहिए या ab 2 चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 लेके आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बोथ साइड्स बाय ab। ध्यान से देखेंगे, इसको ab से डिवाइड करेंगे, ay बाय ab प्लस bx बाय ab इज इक्वल्स टू 2ab बाय ab। ab से ab कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया और a से a कैंसिल हो गया, तो ये बन क्या गया फाइनली, ये बन गया y बाय b प्लस x बाय a इज इक्वल्स टू 2। बिल्कुल यही चीज बन गई, बस x बाय a पहले है और y बाय b बाद में है। बिल्कुल से सिंपल क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी है, अदरवाइज आपको सिंपल तरीके से ये सॉल्व हो जाना है। चलिए जी, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, which is question number 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है पॉइंट R H, K divide a line segment between the axes। अगेन लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस है। चलिए जी, सपोज ये है हमारी लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस, इसको मैं A मान लेती हूँ, इसको मैं B मान लेती हूँ। पॉइंट R डिवाइड अ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस इन 1:2। यहाँ पे कोई पॉइंट है R विच इज H, K, वो इस लाइन सेगमेंट को, कौन सी लाइन सेगमेंट को, A, B लाइन सेगमेंट जो एक्सिस को जोड़ती है उसको 1:2 में डिवाइड करता है। ठीक है जी, अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अगेन इस लाइन की इक्वेशन पूछी है, तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, A और B के कोऑर्डिनेट्स निकालने का। अगेन बिल्कुल उसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। लेट A के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x, 0 और B के कोऑर्डिनेट 0, 5। Let coordinates of A are x, 0 and coordinates of B are 0, y। हमने ये लेट कर लिया। अगर ये हमने कोऑर्डिनेट लेट कर लिए तो h, k किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, 1:2 में, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ R divides AB in 1:2, therefore using section formula। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, बिल्कुल वही जो हमने 10th में सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, H, K, यही तो था कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला इज इक्वल्स टू, सेक्शन फॉर्मूला था x1 into this x into 2, यही था x1 nx1 प्लस mx2 1 into 0 upon 1 plus 2 is nothing but 3, कॉमा अगेन अगर y का ये ले रहे हैं तो ये इधर से डिवाइड मल्टीप्लाई होगा 2 into 0 प्लस y into 1। सेक्शन फॉर्मूला आपको याद होगा, x1 nx1 प्लस mx2 अपॉन m प्लस n, ny1 प्लस my2 अपॉन m प्लस n। ठीक है, h, k क्या निकल आया हमारा 2x/3, ये 0 था, ये कैंसिल हो गया, ये 0 बन गया प्लस y/3। तो अब हमारा h निकल आया 2x/3 और हमारा k निकल आया y/3। तो क्या यहाँ से x और y की वैल्यू निकल आएगी, बिल्कुल वैसे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। हाँ जी, बिल्कुल निकल आएगी। तो हमारा यहाँ से x निकल आया, x की वैल्यू निकल आई 3h/2 और y की वैल्यू आ गई 3k, निकल गई। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल आए 3h/2, ये निकल आया हमारा 3h/2, 0
और ये निकल आया 0,3k। अब अगेन इसकी इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन निकालने के लिए पहले m पता होना चाहिए। m क्या है हमारा? स्लोप ऑफ लाइन। चलिए जी स्लोप निकालते हैं। स्लोप का फॉर्मूला मैं यहीं पे स्लोप निकाल लेती हूँ। m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 0 माइनस 3k अपॉन x2 माइनस x1 3h/2 माइनस 0। सॉल्व करते हैं। माइनस 3k अपॉन 3h/2। अब 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, ये ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा -2k/h। दिस इज आवर स्लोप ऑफ लाइन। बिल्कुल वही फॉर्मूले से हमने स्लोप ऑफ लाइन निकाली है। x2 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप आ गई -2k/h। चलिए जी अगर स्लोप निकल आई तो कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे? यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म हमारी क्या थी? y माइनस y1। चलो जी इसको इस पॉइंट को ले लेते हैं y माइनस 0। ये भी ले सकते हैं, ज्यादा इजी है। चलिए जी इसको ले लेते हैं। y माइनस 3k इज इक्वल्स टू m की वैल्यू आ गई -2h/k माइनस 2k/h ये बन जाएगा x माइनस दिस इज 0। सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा y माइनस 3k इज इक्वल्स टू -2k/h इंटू x। हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज किया। पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करने के बाद पॉइंट को पुट किया। चलिए जी हम इसको थोड़ा सा इधर सॉल्व करते हैं। ये बन गया हमारा y माइनस 3k इज इक्वल्स टू -2k अपॉन h इंटू x। ये h इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मैं लिख सकती हूँ hy माइनस 3kh इज इक्वल्स टू -2kx। अब ध्यान से देखेंगे इक्वेशन बनाने के लिए y के कोफिशिएंट एक साथ, x के कोफिशिएंट एक साथ और सारे कांस्टेंट एक साथ। चलिए इसको मैं लिख सकती हूँ 2kx, x के सारे कोफिशिएंट एक साथ प्लस hy इज इक्वल्स टू -3kh इधर है, इधर जाके और ये हो जाएगा 3hk। तो दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ लाइन। बिल्कुल सिंपल था, सारे वही कंसेप्ट्स यूज करने थे। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 20। ध्यान से देखेंगे 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है। बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन का कंसेप्ट यूज करके प्रूव करना है 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ध्यान से पहले मैं पॉइंट्स लिख लेती हूँ। पॉइंट्स आर 3, 0, -2, -2 एंड 8, 2। आपको इन 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ लाइन। ध्यान से सुनेंगे, अगर पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है इक्वेशन ऑफ लाइन से, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, उसका मतलब होता है तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। सपोज ये मेरे पास लाइन है, तो इसी लाइन पे कहीं होगा 3, 0, इसी लाइन पे कहीं लाई कर रहा होगा -2, -2 और इसी लाइन पे कहीं लाई कर रहा होगा 8, 2। अब अगर मैं कहूं कि इस लाइन की लेंथ से इस लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by इज इक्वल्स टू c। अगर ये इस लाइन की इक्वेशन है, तो जब मैं इन पॉइंट्स को इस लाइन की इक्वेशन में पुट करूंगी, तो क्या ये सारे पॉइंट्स इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे? ऑब्वियसली करेंगे, अगर ये इस लाइन पे लाए कर रहे होंगे तो। अब ध्यान से सुनना, सपोज मेरे पास 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट है 3, 0 और दूसरा पॉइंट है -2, -2। क्या आप इन 2 पॉइंट्स को यूज करके लाइन बना सकते हो? हमेशा, आपने पढ़ा भी होगा 2 पॉइंट को यूज करके हमेशा आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। पर क्या यही अगर मैं आपको रैंडमली 3 पॉइंट्स दूं, क्या उनको जोड़ के आप हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बना पाओगे? कभी भी नहीं। पर 2 पॉइंट को जोड़ के हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। चलिए हमें ये मान लेते हैं कि लेट दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C। हम कर लेते हैं लेट AB लाइज ऑन लाइन। ऑब्वियसली ये लाई करेंगे ही करेंगे, चाहे आप इसको लेट करें। AB लाइज ऑन लाइन, हमेशा 2 पॉइंट जब भी आप रैंडमली कहीं पे भी पुट कर दें, उन पॉइंट को जोड़ के हमेशा लाइन बनेगी। तो AB लाइज ऑन लाइन, देयरफॉर
इक्वेशन ऑफ ए बी, अगर मैं ए बी की इक्वेशन निकालना चाहूँ, लेट्स से दिस इज माय लाइन L1, इक्वेशन ऑफ ए बी या इक्वेशन ऑफ L1, L1 की इक्वेशन, अगर 2 पॉइंट गिवन है तो मैं पहले स्लोप निकाल लेती हूँ। मैं इसकी m1 स्लोप निकालते हैं, स्लोप विल बी -2 y2 - y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये बन जाएगा -2 अपॉन -5 विच इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 5। हमारी स्लोप निकल आई लाइन की 2 अपॉन 5। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। चलिए इक्वेशन निकाल लेते हैं, y माइनस 0 इज नथिंग बट y इज इक्वल्स टू 2/5 इंटू x माइनस 3, ये 5 इधर डिवीजन में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6। अब ध्यान से देखेंगे ये इक्वेशन बन गई 2x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 6। दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ लाइन L1। क्लियर है जी? तो 2 पॉइंट से मिलके तो हमेशा लाइन बनेगी ही बनेगी। अब किसका दिक्कत आ रहा है, 8.2 का। 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होंगे ही होंगे। अगर 8.2 कोलिनियर होगा तो क्या ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? अगर 8.2 इसी लाइन पे लाई करना है इसको, तो इसको इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना ही करना पड़ेगा। चलिए जी, नाउ इफ ये है इक्वेशन ऑफ L1, इफ 8,2 lies on line, then it will satisfy equation of line. So put x is equals to 2 and x is equals to 8 and y is equals to 2। चलिए जी पुट करने की कोशिश करते हैं। 2 into 8 minus 5 into 2 is equals to 6, 8 to 16 minus 10 is equals to 6। क्या 6 के बराबर है? हाँ जी बिल्कुल। This satisfy the equation of line। Therefore 8,2 lies on line and points are collinear। चलिए ये हो गया हमारा सेकेंड एक्सरसाइज स्ट्रेट लाइंस का कंप्लीट। अब आप ये क्वेश्चंस फिर से प्रैक्टिस करेंगे, फिर से सारे कंसेप्ट्स देखेंगे। आपको अभी तक पता चल चुका होगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, किस चीज में दिक्कत है। जिस चीज में प्रॉब्लम है आप वो बार बार सॉल्व करते रहेंगे। चलिए जी, थैंक यू।